नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर रोज की तरह आज का जो है वो हमारे पास में एक नया टॉपिक रहेगा और आज का जो है वो हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर एंड क्लोटिंग प्रोसेस। कहने को तो जो है ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं और मैं चाहता हूं कि छोटे टॉपिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लिया जाए ताकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो है वो पहले पढ़ेंगे क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा टोटल जो है वो 13 फैक्टर होते हैं जो कि हमें सीक्वेंस से याद रखने होते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो याद नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है या आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों वो चीज आप हमारे पास लेके आइए, समझाना और उसको याद कराना, वो भी सीक्वेंस तरीके से, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये सीक्वेंस से जो है वो हम इनको ट्रिक से देखेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोटिंग प्रोसेस, यानी कि क्लोटिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है, कैसे ब्लड जो है वो क्लोट होता है। और उसके बाद जो हम इसके की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं और क्लोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो दोस्तों लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें सीक्वेंस से याद करने होते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि दोस्तों सीक्वेंस से याद करना जो है वो स्टूडेंटों के लिए बहुत टफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले जो है वो 13 फैक्टर्स के नाम बताएंगे और उसके बाद जो है वो हम उनको कैसे याद करते हैं वो बताएंगे और उसके बाद जो है वो हम इसकी क्लोटिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास में फिब्रिनोजेन, यानी कि सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो फिब्रिनोजेन आएगा। दूसरा आ जाएगा हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा आ जाता है हमारे पास में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा आ जाता है हमारे पास में कैल्शियम आयन। पांचवा आ जाता है लेबाइल फैक्टर। छठवां आ जाता है जो कि एब्सेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना, छठवें फैक्टर को जो है वो एब्सेंट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। सातवां आ जाता है हमारे पास में स्टेबल फैक्टर। आठवां आ जाता है हमारे पास में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नौवां आ जाता है हमारे पास में क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट फैक्टर, या इसका दूसरा नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। और 10वां आ जाता है हमारे पास में स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। 11वां आ जाता है हमारे पास में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीजीसेंट। 12वां आ जाता है हमारे पास में हैगमैन फैक्टर और 13वां आ जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब तो ये तो हो गए हमारे पास में सीक्वेंस से। अब आप कहोगे कि सर ये तो सारी चीजें जो है वो हमें बुक्स में भी देखने को मिल जाती है, अब इनको जो है वो हम याद कैसे करें और कौन सा फैक्टर जो है वो कहां काम करता है उसको हम कैसे देखेंगे। तो दोस्तों इनके लिए जो है वो मैंने आपके लिए जो है वो एक जो है वो निमोनिक्स बनाई है। उस निमोनिक्स के लिए मैं आपको बताता हूं कि कहीं पे पार्टी हो रही है और उस पार्टी के लिए जो है वो हमें एक ड्रेस कोड लाना है और उस सीनियर्स को बुलाना है, यानी कि फेयरवेल पार्टी है और उसे में हमें जो है वो सीनियर्स को बुलाना है और उसके लिए जो है वो ड्रेस कोड है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि हमें किस तरीके से जो है वो तैयार होके जाना है। तो दोस्तों उसके लिए जो है वो मैंने बताया है फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट। याद रखना दोस्तों, फिट पैंट यानी कि पैंट जो है वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए, टाइट कॉलर, बिल्कुल कॉलर जो है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो काफी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। देन उसके बाद लूज शर्ट, शर्ट जो है वो लूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको बहुत सारा खाना भी तो है, अगर नहीं खाओगे तो फिर पेट आ जाएगा बाहर, इसलिए शर्ट जो है वो हमेशा लूज होना चाहिए। आगे चीज समझने दोस्तों, फिर से रिपीट करो, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट एंड कॉल सीनियर्स। सीनियर्स को जो है वो कॉल करे और उनको बोलेगे प्लीज हैव फन, यानी कि यहां पे आके आनंद लीजिए। भाई कोई भी पार्टी में आता है तो हम सबसे पहले, या शादी में आता है तो जो शादी का मालिक होता है या जो मेन जगह शादी होती है वो क्या कहता है कि भाई साहब खाना तो खा के जाइएगा। अब उनको कौन समझाए कि हम तो सिर्फ खाना खाने के लिए तो जाते हैं शादी में, ठीक है। तो कोई नहीं दोस्तों, तो यहां पे हमारे पास में चीज आ गई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन, यानी कि फिट पैंट रखो, टाइट कॉलर रखो और शर्ट को लूज रखो और सीनियर्स को बुलाओ और उनको कहो कि आप जो है वो एंजॉय लीजिए। तो दोस्तों यहां पे आ गई चीज हमारे पास में, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। अब दोस्तों आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिर्फ जो है इस तरीके से ध्यान रखें। फिट से हमें आ गया हमारे पास में फिब्रिनोजेन, देन उसके बाद आएगा पैंट से आ गया हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद टी से आ गया हमारे पास में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान से दोस्तों, टिश्यू एक होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक होता है हमारे पास में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन।
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो 3rd नंबर का होता है, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे पास में जो है वो 11 नंबर का होता है। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, वो भी मैं आपको आगे जो है वो चीज बताऊंगा। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में फिट पैंट हो गया, देन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, कोलर दैट इज कैल्शियम, देन ल्यूज का होगा लेबाइल फैक्टर, शर्ट इन द सेंस स्टेबल फैक्टर। दोस्तों आप जो है बोर्ड की तरफ देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। ल्यूज का मतलब हो गया लेबाइल फैक्टर, और एस का मतलब हो गया स्टेबल फैक्टर, एंड का मतलब हो गया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से भी जाना जाता है। एंड कोल से हो गया हमारे पास में क्रिसमस फैक्टर, या उसको जो है वो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, या बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में कौन, सीनियर से आ जाता है हमारे पास में स्टेरॉइड प्रोवर फैक्टर, और उसके बाद आ जाता है प्लीज पी से आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेव से आ जाता है हमारे पास में हैगमैन फैक्टर, एंड फन से आ जाता है हमारे पास में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, F4 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इस निमोनिक्स को जो है वो याद रख लीजिए दोस्तों, इसके बाद आप जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप सिर्फ बताइए कि कौन सी चीज आपको याद नहीं होती है, वो चीज करके हम जो है वो देंगे। तो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं, निमोनिक्स आपको हो गया फिट पैंट, टाइट कॉलर एंड लूज शर्ट। पैंट तो हमेशा फिट ही होना चाहिए, क्योंकि कभी जो है पार्टी में खुल जाएगा, इसलिए जो है पैंट को हमेशा टाइट रखना है। कॉलर को हमेशा जो है टाइट को कॉलर रखना है, पैंट को जो है वो फिट रखना है। तो फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। तो दोस्तों यहां तक ये जो चीज है वो आपको निकल के आ गई, सारी चीज क्लियर हो गई। अब जो है वो मैं इससे रिलेटेड आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बताता हूं कि हम की पॉइंट लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों की पॉइंट को जो है वो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। ये आ गया हमारे पास में की पॉइंट। हर बार की तरह जो है वो हम की पॉइंट जो है वो जरूर देखेंगे। तो की पॉइंट में हमारे पास में पहला आ जाता है कि हीमोफीलिया डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है। पहला जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो आ जाता है हमारे पास में हीमोफीलिया डिजीज। तो दोस्तों आपको बताऊं हीमोफीलिया डिजीज जो है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इसको जो है वो आप नोट कर लीजिए, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया डिजीज। अब इसी में एक चीज और आ जाती है, आजकल जो है वो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के पूछने लग गए। इसमें पूछते हैं कि हीमोफीलिया बी, दोस्तों फिर से रिपीट करो, हीमोफीलिया बी डिजीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो होती है हमारे पास में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से। अब दोस्तों देखो, अगर एग्जाम में सिर्फ हीमोफीलिया दिया हुआ है, ए और बी नहीं दिया, अगर हीमोफीलिया दिया गया है तो आप उसको हीमोफीलिया ए ही काउंट करोगे। अगर स्पेशल दिया गया है हीमोफीलिया बी तो ही आप उसको जो है वो हीमोफीलिया बी काउंट करेंगे। अगर ए और बी नहीं दिया गया है तो आप उसको सिंपल हीमोफीलिया जो है वो काउंट कर सकते हैं, और वो होता है हमारे पास में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से। ये जो चीज देख रहे हो कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया, और फैक्टर 9 की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी। तो याद रखना दोस्तों, हीमोफीलिया बी जो है वो 9 की वजह से होता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास में निकल के आ गए हैं दोस्तों। अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट की पॉइंट में, वो आ जाता है हीमोफीलिया डिजीज जो है वो नाम आते हैं, लोगों को पता है कि ये क्या होता है दोस्तों, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि इसमें ब्लड क्लॉट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, या ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है, क्लोटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां कहीं भी हर पीली चीज जो है वो सोना नहीं होती, ठीक उसी तरीके से हर ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है कि हीमोफीलिया जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड क्लॉट जो है वो सही तरीके से नहीं होता है, तो उसमें जो है वो कभी भी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी नहीं होती। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है। आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि फैक्टर 8 का कहां काम आता है, तो उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। बहुत सारे जो है वो लोग समझते हैं कि हीमोफीलिया, या स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि हीमोफीलिया डिजीज है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इसमें प्लेटलेट जो है वो डेफिशिएंस होगा या प्लेटलेट जो है वो डिक्रीज होगा। एग्जामिनर भी बड़ी शार्प तरीके से पूछता है
कि विच इज द डेफिशिएंसी इन हेमोफीलिया, और इसमें एक प्लेटलेट दे देता है और लास्ट में देता है नन ऑफ दीज। तो लोगों को समझता है आरबीसी नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी नहीं होती है, तो प्लेटलेट ही होगी, सिंपल से। जी नहीं दोस्तों, नन ऑफ दीज आएगा। तो जो है वो क्वेश्चन की तरफ घूमना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं होता है, लेकिन वो कभी भी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है, वो हमारे पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि कौन सा आयन जो है वो हमारे पास में जो है ब्लीडिंग क्लोटिंग प्रोसेस में जो है वो हेल्प करता है, और उसमें आंसर में आपको जो है वो सोडियम दिया जाएगा, पोटेशियम दिया जाएगा, कैल्शियम दिया जाएगा, मैग्नीशियम दिया जाएगा, क्लोराइड, XYZ बहुत सारे दिए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक आयन जो है वो ब्लीडिंग या ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में जो है वो हेल्प करता है, और वो आता है हमारे पास में कैल्शियम। तो इस चीज को भी जो है वो ध्यान में रखना है दोस्तों कि कौन सा आयन जो है वो हेल्प करता है, वो होता है हमारे पास में कैल्शियम। उसके बाद आता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो एब्सेंट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों फैक्टर 6 जो है, ये चीज ध्यान रखना, फैक्टर 6 जो है वो एब्सेंट होता है। आपने 1 से लेके जो है ये चीज आपने देखी है, आपने देखा 1 से लेके जो है वो 13 तक है, लेकिन कहीं पे भी आपको 6 वाला नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। देखो 6 वाला जो है वो गायब है, तो फैक्टर 6 जो है वो एब्सेंट होता है। तो इसमें जो है वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि फैक्टर 6 जो है वो एब्सेंट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, या कई बार देते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन तो यहां पे भी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा आ जाता है हमारे पास में थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहां पे भी है। तो एग्जामिनर में जो है वो देता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कौन सा फैक्टर होता है। आगे चीज दोस्तों समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनर ये दे सकता है कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर जो है वो कौन सा होता है, और उसमें थर्ड ऑप्शन देते हैं। लोगों को सीधा याद रह जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन में जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। इसमें से और इसमें से जो है वो हमेशा एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कौन सा होता है और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर जो है वो कौन सा होता है। तो ये जो है वो हमारे पास की पॉइंट थे जो मैंने आपको बताइए, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन में दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट याद रखना है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो 3rd नंबर का होता है, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे पास में 11 नंबर का होता है। तो दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आपका जो है वो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस चीज की मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। तो दोस्तों सारे की पॉइंट मैंने आपको यहां पे जो है वो शो कर दिए हैं, कौन सा एग्जाम में किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीज बता दी थी। अब इसके बाद में जो है हम क्लोटिंग प्रोसेस ले लेते हैं कि ब्लड जो है वो क्लोट किस तरीके से होता है। तो दोस्तों यहां पे जो है वो 3 पाथवे होते हैं। ब्लड क्लोट के जो है वो 3 पाथवे होते हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, और एक जो है वो कॉमन पाथवे होता है। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो क्या होता है, कॉमन पाथवे क्या होता है, इसको हम लेते हैं। देखो कहीं पे भी जो है वो चोट लगती है तो वहां पे टिश्यू भी डैमेज होता है और ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती है। सिंपल जो है, सिंपल बात कर रहा हूं, सिंपल चीज में समझा रहा हूं। कहीं पे भी चोट लगती है तो 2 चीजें डैमेज होती है, एक तो हमारे पास में ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती है, और दूसरी जो है वो हमारे पास में टिश्यू भी डैमेज होता है। तो जो ब्लड वेसल्स डैमेज होती है उसको हम इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, और जो टिश्यू डैमेज होता है उसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो डैमेज होता है। और दोनों में जो है वो क्लोटिंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग, स्टार्ट अलग अलग होती है लेकिन एंड दोनों का सेम होता है। यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे में जो है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस अलग तरीके से शुरू होती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में अलग तरीके से होती है, लेकिन एक पॉइंट आके जो है वो ऐसा होता है, उसके बाद कॉमन पाथवे चलता है। तो ये जो देख रहे हो ये वाला कॉमन पाथवे है, और ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अब देखो दोस्तों 1 बाय 1 करके मैं ले लेता हूं। सबसे पहले जो है वो क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास में टिश्यू डैमेज होते हैं, ये टिश्यू डैमेज होने की वजह से देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इन द सेंस टिश्यू डैमेज होंगे। तो टिश्यू डैमेज के बाद में जो है ये जो हमारे पास में फैक्टर 7 था, कौन सा दोस्तों, हमारे पास में फैक्टर 7 दैट इज स्टेबल फैक्टर, वो क्या करता है फिर एक्टिवेटेड होता है। ये जो ए मैंने लगा रखे हैं दैट इज एक्टिवेटेड है, और जो बाकी कुछ नहीं लगा रहा वो इनएक्टिव है। अब देखो किस तरीके से ये जो हमारे पास में फैक्टर 7 वाला है, जिसको हम स्टेबल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये फैक्टर इनएक्टिव था, लेकिन जो हमारे पास में जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज से जो सिक्रेशंस होता है उसकी वजह से एक्टिवेटेड हो जाता है। और ये फैक्टर एक्टिवेटेड होने के बाद ये जो फैक्टर 10 था, कौन सा दोस्तों सॉरी फैक्टर 10 है, जो कि हमारे पास में है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। तो ये हमारे फैक्टर 10 को जो है वो एक्टिवेटेड कर देता है।
ये तो हो गया हमारे पास में एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले फैक्टर जो है, जैसे एंडोथीलियल जो है वो डैमेज होता है, एंडोथीलियल डैमेज के बाद में जो है वो हमारे पास में फैक्टर होता है 12। कौन से नंबर का दोस्तों? हैगमैन फैक्टर जो है वो होता है 12, तो वो इनएक्टिव होता है और एंडोथीलियल टिश्यू डैमेज की वजह से जो है वो एक्टिवेटेड होता है। ये फैक्टर 12 वाला जो है वो किसको एक्टिवेटेड करता है? 9 को। 12 वाला जो है वो एक्टिवेटेड करता है 11 को, 11 वाला करता है 9 को। एक चीज जो है वो आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, सिंपल चीज जो है वो मैं बताता हूं कि फैक्टर 10 को छोड़ दीजिए, मतलब ये तो एक स्पेसिफिक हो गया। 10 के अलावा ऊपर वाले बाकी सारे फैक्टर ले लीजिए। 12 वाला 11 को करेगा, 11 वाला 10 को नहीं करेगा, 10 तो यहां कॉमन में आएगा, इसलिए 10 को छोड़ दो, 9 में आ जाओ सीधा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे सबसे पहले फैक्टर 12 वाला जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ये 12 वाला फैक्टर क्या करेगा? 11 वाले को एक्टिवेटेड करेगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो है वो एक्टिवेटेड करेगा। फिर ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो किसको एक्टिवेटेड करेगा? 9 को करेगा। क्रिसमस फैक्टर को जो है वो एक्टिवेटेड करेगा। ये 9 वाला एक्टिवेटेड किसको करेगा? 10th को। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को जो है वो एक्टिवेटेड करेगा। यहां से कॉमन पाथवे चल जाता है। ये 10th वाला फैक्टर जो है वो एक्टिवेटेड होने के बाद में प्रोथ्रोम्बिन को जो है वो किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में। और देन ये थ्रोम्बिन जो है वो किसको बदलेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। जहां पे भी नोजन वर्ड आ जाए दोस्तों वो इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन ऐसे हमारे पास में आ जाता है, हमारे पास में जैसे कि पेप्सिनोजन। नोजन जिसके पीछे भी लग गया इन द सेंस वो इनएक्टिव फॉर्म है। देन नोजन हटते ही हो गया हमारे पास में फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करते हैं? छोटे छोटे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक जालनुमा संरचना बना लेती है, और उस जालनुमा संरचना के साथ साथ इधर तो ये प्रोसेस होती है, और सेकंड फेज में क्या होता है कि प्लेटलेट एक दूसरे पे आके इकट्ठा होने लग जाते हैं। जैसे शादी वगैरह में आप देखते हो कि प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जची हुई होती है, ठीक उसी तरीके से आके जो है वो स्टेबल हो जाती है, और वो प्लेटलेट्स इसमें आके अटक जाती है और ब्लड क्लॉट जो है वो हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। दो पाथवे बताए मैंने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है ब्लड वेसल्स डैमेज की वजह से, एक्सट्रिंसिक होता है हमारे पास में टिश्यू डैमेज की वजह से। देन उसके बाद जो है वो कॉमन पाथवे चलता है। एक्सट्रिंसिक में ध्यान रखना, 7वें वाला जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, वो 10th को कर देता है। इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले 12 वाला इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है। 12 वाला 11 को करता है, 11 वाला 10 को नहीं, 10 वाला कॉमन में आ जाएगा, इसलिए 9 को करेगा। 9 वाला जो है वो 10th को करेगा। 10th वाला जो है वो हमारे पास में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में करेगा। फाइब्रिन थ्रेड बन जाएंगे, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा 13 वाला, और उसको स्टेबल करेगा। यहां पे जो है वो हमारे पास ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये हमारे पास में दैट इज क्लोटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, किस तरीके से सीक्वेंस होता है, वो चीज हमने देखी, और ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस जो है वो इस तरीके से होती है। अब इसके हम एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे, तो देखते हैं क्या कहते हैं एमसीक्यू। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज द क्लोटिंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। देखो दोस्तों यहां पे सिर्फ हीमोफीलिया दे रखा है, मैंने आपको रिपीट किया था दोस्तों, अगर सिर्फ आपको हीमोफीलिया दिया जाए तो उसको हीमोफीलिया ए ही काउंट करोगे। अगर यहां पे जो है वो हीमोफीलिया बी दिया हुआ था तो उसको जो है वो अलग तरीके से ट्रीट करते। तो यहां पे पहला ऑप्शन है फैक्टर ए, जी नहीं दोस्तों, फैक्टर ए नहीं होता है। सेकंड नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है फैक्टर 8, जी दोस्तों, फैक्टर 8 जो है वो हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर यहां पे हीमोफीलिया बी दिया हुआ था तो आंसर जाता फैक्टर 9, ये आंसर जो है वो रहता अगर यहां पे हीमोफीलिया बी दिया हुआ था। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ए और बी नहीं दिया गया है तो आप इसको सिंपल ए काउंट करोगे, हीमोफीलिया ए ही काउंट करोगे। जब तक आपको बी नहीं दिया जाता है तब तक आप उसको ए ही काउंट करोगे। तो आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? आंसर चला जाएगा हमारे पास में सी आंसर जाएगा, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच फैक्टर इज आल्सो नोन एज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा होता है? दो प्रकार के होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, एक प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। एक तो हो गया हमारे पास में दोस्तों टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एक हो गया हमारे पास में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैंने उसी टाइम पे बताया था कि दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे पास में थर्ड वाला होता है, यानी कि ये फैक्टर थर्ड होता है, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे पास में जो है वो 11 वाला होता है। कौन सा होता है दोस्तों?
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो 11 वाला होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ऑप्शन है इसमें फैक्टर सेकंड, जी नहीं दोस्तों, फैक्टर सेकंड नहीं होता। फैक्टर सेकंड कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन, वेरी गुड। फैक्टर थर्ड, यस, फैक्टर थर्ड जो है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे पास में ये वाला। देन उसके बाद आ गया फैक्टर 11 वाला कौन सा होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, नहीं कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। देन उसके बाद फैक्टर 9 जो है वो क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानता है, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के नाम से जाना जाता है, ये वाला। राइट आंसर चला जाएगा हमारे पास में बी। दोस्तों जब भी एमसीक्यू में सोल्व कराता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन, सारे रेशनल जो है हमें पता होने चाहिए, कौन सा फैक्टर कौन सा जो है वो कहां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच फैक्टर इज आल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर? देखो, क्रिसमस फैक्टर बोल दो या फिर हमारे पास में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोल दो, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं? क्रिसमस फैक्टर होता है हमारे पास में 9th वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे पहला ऑप्शन है फैक्टर 4। फैक्टर 4 कौन सा होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है, तो ये चीज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फैक्टर 7 वाला कौन सा होता है हमारे पास में? फैक्टर 7 वाला होता है हमारे पास में स्टेबल फैक्टर, देन ये भी नहीं होता है हमारे पास में। देन उसके बाद आता है फैक्टर 8। फैक्टर 8 होता है हीमोफिलिक फैक्टर, ये भी नहीं आएगा हमारे पास में। देन उसके बाद आता है फैक्टर 9, दैट इज क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो आंसर चला जाएगा दोस्तों हमारे पास में डी, एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर या फिर क्रिसमस फैक्टर, इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज आल्सो नोन एज अननोन फैक्टर? अननोन फैक्टर कौन सा होता है? बाकी सारे फैक्टर बता दिए मैंने, तो अननोन फैक्टर कौन सा होता है? इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बता दीजिए। कौन सा फैक्टर जो है वो अननोन होता है? 3rd वाला होता है, 4th वाला होता है, कि 6 वाला होता है, या फिर 12 वाला होता है? तो आंसर जो है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ के साथ जो है वो आप ये भी बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में चाहिए। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन प्ले मेन रोल इन ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग में कौन सा आयन जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फैक्टर 4th वाला जो था, कौन सा था? कैल्शियम। ये जो है वो मेन रोल प्ले करता है, बाकी कोई भी नहीं करता है। सोडियम, जी नहीं दोस्तों, कोई ब्लीडिंग में नहीं करता। पोटेशियम, जी नहीं। कैल्शियम, यस, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्लोराइड, जी नहीं दोस्तों। आंसर चला जाएगा हमारे पास में कैल्शियम, दैट इज सी। आंसर जो है वो हमारे पास में राइट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं विच इज द क्लोटिंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया बी? देखो यहां पे स्पेशल दिया गया है हीमोफीलिया बी। अगर सिर्फ हीमोफीलिया दिया जाता तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती, अगर ए दिया होता तो भी फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती। यहां पे 9 दिया गया है, तो 9 वाला जो है वो किसकी वजह से होता है? यस, फैक्टर 9, दैट इज क्रिसमस फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से। ये जो देख रहे हो फैक्टर 9, इसकी वजह से होता है। फैक्टर फर्स्ट कौन सा होता है हमारे पास में? फाइब्रिनोजन, जी नहीं दोस्तों, ये नहीं होता है। सेकंड आ गया दोस्तों हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड वाला, ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फैक्टर 8 वाला जो है वो ओनली हीमोफीलिया ए का होता है या सिंपल हीमोफीलिया का होता है। यहां क्वेश्चन में पूछा हीमोफीलिया बी, तो राइट आंसर जाएगा हमारे पास में दोस्तों डी। ये हो गया हमारे पास में राइट आंसर। तो दोस्तों आज की टीएनसी एक्सप्रेस में हमने जो है वो सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर्स के नाम देखे, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उनको याद कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक निमोनिक्स थी, दैट इज फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट एंड कॉल सीनियर, प्लीज हैव फन। ये हमने निमोनिक्स देखा। उसके बाद में हमने देखा इसके की पॉइंट कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो की पॉइंट में हमने देखा था कि कौन सा फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, कौन सा आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोफीलिया में प्लेटलेट डिक्रीज होती है या नहीं होती है, देन हीमोफीलिया बी किसकी वजह से होता है, कौन से को जो है वो हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जानते हैं और कौन से को जो हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो जानते हैं। उसके बाद हमने क्लोटिंग प्रोसेस को देखा कि किस तरीके से ब्लड जो है वो क्लोट होता है। इसके साथ ही जो है वो फिर हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। तो आज की क्लास का जो है वो यहीं समापन करते हैं। नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो हम मिलेंगे और जिसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ने चाहते हैं वही टॉपिक आपको नेक्स्ट टीएनसी पे मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।